हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या है प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के हम इस वीडियो को। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है टॉपिक। सबसे पहले फ्रेंड्स यही बात कर देते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी की उप समिति द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अर्थात आईबीसी 2016 के मूल ढांचे के भीतर प्री पैक ढांचे अर्थात प्री पैक फ्रेमवर्क की सिफारिश की गई है। जून 2020 में प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की सिफारिश करने हेतु सरकार द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड अर्थात आईबीबीआई के अध्यक्ष एम एस साहू की अध्यक्षता में इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी की एक उप समिति का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, अब बात कर देते हैं कि ये प्रीपैक होता क्या है। तो प्रीपैक का आशय एक सार्वजनिक बोली प्रक्रिया के बजाय सुरक्षित लेनदारों और निवेशकों के बीच एक समझौते के माध्यम से तनावग्रस्त कंपनी के ऋण के समाधान से है। पिछले एक दशक में ब्रिटेन और यूरोप में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हेतु यह व्यवस्था काफ़ी लोकप्रिय हुई है। भारत के मामले में ऐसी प्रणाली के तहत वित्तीय लेनदारों को संभावित निवेशकों से सहमत होना अनिवार्य होगा और समाधान योजना हेतु नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी की मंजूरी लेनी भी आवश्यक होगी। अब जान लेते हैं कि प्रीपैक की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। आईबीसी के तहत कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रक्रिया अर्थात सीआईआरपी को लेकर लेनदारों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से एक संकटग्रस्त कंपनियों के समाधान की धीमी प्रगति भी है। सीआईआरपी संहिता के प्रावधानों के अनुसार यह एक कॉरपोरेट देनदार के कॉरपोरेट दिवालिया स्थिति के समाधान की प्रक्रिया है। आईबीसी के अंतर्गत हितधारकों को इंसॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू करने के 330 दिन के भीतर सीआईआरपी को पूरा करना आवश्यक होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। आमतौर पर प्रीपैक प्रक्रिया संचालन में हितधारकों की सहायता हेतु एक इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है। सहमति प्रक्रिया की परिकल्पना, इसके तहत प्रक्रिया के औपचारिक भाग को लागू करने से पूर्व कॉरपोरेट देनदार के तनाव को दूर करने हेतु कार्रवाई करने के लिए हितधारकों की अनुमति या उनकी मंजूरी की बात कही गई है। न्यायालय की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, इसके तहत सदैव न्यायालय की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। जहां भी मंजूरी की आवश्यकता होती है अक्सर वहां न्यायालय पार्टियों के व्यावसायिक ज्ञान द्वारा निर्देशित होती है। प्रीपैक प्रक्रिया का परिणाम जहां न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी होता है। फ्रेंड्स, अब बात कर देते हैं प्रीपैक का महत्व क्या है। सबसे पहला है त्वरित समाधान। प्रीपैक प्रक्रिया के तहत त्वरित गति से समाधान प्रस्तुत किया जाता है। यह तनावपूर्ण स्थिति में कंपनी के मूल्यों के संरक्षण के साथ साथ उनमें वृद्धि करती है और समाधान की संभावना को बढ़ाती है। व्यवसाय में व्यवधानों को कम करना, चूंकि प्रीपैक प्रक्रिया के तहत कॉरपोरेट देनदार कंपनी के मौजूदा प्रबंधन के साथ काम करना जारी रखते हैं, इसलिए व्यवसाय में किसी भी प्रकार के व्यवधान की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि इस प्रक्रिया के तहत कंपनी का प्रबंधन अंतरिम समाधान पेशेवर को हस्तांतरित नहीं किया जाता है और कंपनी के कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक एवं निवेशक कंपनी के साथ बने रहते हैं। सामूहिक समाधान, यह देखते हुए कि संकटग्रस्त कंपनियों का सामूहिक समाधान कंपनियों के व्यक्तिगत समाधान की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है, कई न्यायालय इसके लिए एक सक्षम ढांचा उपलब्ध करने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में इससे संबंधित एक सक्षम तंत्र की अनुपस्थिति में प्रीपैक प्रक्रिया बहुत मददगार साबित हो सकती है। न्यायालयों के भार में कमी, सामान्यतः न्यायालयों की ढांचागत क्षमता सीमित होती है और वे अपनी सीमाओं के भीतर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। अपनी अनौपचारिक और सहमतिपूर्ण प्रकृति के कारण एक प्रीपैक प्रक्रिया में न्यायालय के भार को कम करने की क्षमता होती है। इसे प्रक्रिया के अनौपचारिक भाग के दौरान न्यायालय की भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं औपचारिक प्रक्रिया के दौरान न्यायालयों की न्यूनतम भूमिका की आवश्यकता होती है। न्यायालयों के बाहर समाधान प्रक्रिया के लिए कार्यात्मक इकाइयों का होना आवश्यक है ताकि एनसीएलटी अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य कर सके तथा दिवालियापन से संबंधित ऐसे मामलों का समाधान कर सके जिनका कोई समझौता संभव नहीं है। अब जान लेते हैं इस प्रक्रिया की कमियों के विषय में। तो सबसे पहली कमी है पारदर्शिता का अभाव। इस प्रक्रिया की एक प्रमुख कमजोरी इसका सीआईआरपी की तुलना में कम पारदर्शी होना है, क्योंकि इसके तहत वित्तीय लेनदार पारदर्शी बोली प्रक्रिया का प्रयोग किए बिना संभावित निवेशक के साथ निजी स्तर पर समझौता कर लेते हैं। इससे परिचालन देनदारों जैसे हितधारक अनुचित उपचार का मुद्दा उठा सकते हैं। दूसरी कमी है अपर्याप्त विपणन। अनुसंधान से पता चलता है कि जहां भी प्रीपैक प्रक्रिया में पर्याप्त विपणन नहीं होता है वहां लेनदारों को कम राशि प्राप्त होती है।
तीसरी कमी है नई कंपनी की भावी व्यवहार्यता पर कोई विचार नहीं किया जाता है। इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स के लिए प्रीपैक प्रक्रिया के तहत बिक्री से उभरने वाले नए व्यवसाय के भविष्य की व्यवहार्यता को देखने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं होती है। इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर का एकमात्र कानूनी दायित्व पुराने व्यवसाय की लेनदारी से संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।